हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो मार्च और अप्रैल माह की करंट अफेयर से संबंधित हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया गया है। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? हु विल बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन मार्च 2025? विकल्प दिए गए हैं जॉर्जिया मेलोनी, उर्सुला एंजेला मर्केल और चौथा विकल्प दिया गया है क्रिस्टी कोवेंट्री। तो राइट आंसर है इसमें क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, जो प्रथम अफ्रीकी भी हैं। अब हम लोग देखते हैं आईओसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 में इसकी स्थापना की गई तथा इसका मुख्यालय है लुसाने। स्विट्जरलैंड का शहर है लुसाने, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार से इसकी अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? यह जो पुरस्कार है वास्तुकला के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2025? विकल्प दिए गए हैं क्रिस्टोफर अल्बानीस, व्लादिमीर जेलेंस्की, फ्रांसिस केरे, लियू जियाकुन। तो इसमें राइट आंसर है लियू जियाकुन। तो ये है चीन के वास्तुकला क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका नाम है लियू जियाकुन। इन्हें ही प्रित्जकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। जो प्रित्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार होता है, इसे वास्तुकला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो जिसे चीनी वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 में प्रदान किया गया है। तो इस पुरस्कार को हयात फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। हयात फाउंडेशन यूएसए का फाउंडेशन है। इसकी स्थापना जे.ए. प्रित्जकर ने की थी। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये थे प्रित्जकर पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है? विच हैज़ बिकेम इंडियाज फर्स्ट अर्बन सेंटर टू बी द फोकस ऑफ क्लाइमेट बजट? तो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए भारत के कुछ शहर जलवायु बजट से संबंधित बजटों का निर्धारण कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में गुजरात राज्य का अहमदाबाद जो शहर है, उसने जलवायु बजट पर आधारित एक बजट का अनुमोदन किया है। तो राइट आंसर है इसमें विकल्प डी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर हैज़ द 6th एडिशन ऑफ द इंडियन एंड उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक बीन ऑर्गेनाइज्ड? विकल्प दिए गए हैं नागपुर, दूसरा विकल्प दिया गया है नांदेड़, तीसरा विकल्प दिया गया है हैदराबाद, चौथा विकल्प दिया गया है पुणे। तो पुणे में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया गया। ये 6वां संस्करण था। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6वां संस्करण जो था, ये 16 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल 2025 को पुणे में भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया। तो ये चला लगभग 13 दिन तक ये सैन्य अभ्यास चला, जिसमें ये 16 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चला। तो ये हो गए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जनवरी 2025 में विश्व के 31 आर्द्रभूमि शहरों की सूची में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? विच सिटीज ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन जनवरी 2025? विकल्प दिए गए हैं सूरत, दूसरा विकल्प दिया गया इंदौर, तीसरा विकल्प दिया गया है उदयपुर
और चौथा विकल्प दिया गया है बी और सी। तो जनवरी 2025 में भारत के इंदौर शहर और उदयपुर सिटी को आद्य भूमि शहरों की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? वेयर डज इंडिया रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? विकल्प दिए गए हैं 93, 96, 97 और 63। राइट आंसर है इसमें 96। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 96वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, यह जो सूचकांक है ये जारी किया गया 11 फरवरी 2025 को ये जारी किया गया। इसमें कुल 180 देश थे, जिसमें भारत को 180 देशों में 96वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2023 में भारत की रैंक थी 93। अब देखते हैं कि इस रैंक में किस देश को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो इसमें देखते हैं प्रथम शीर्ष 3 देश, डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है जिसका स्कोर है 90। इसी प्रकार से फिनलैंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है जिसका स्कोर है 88। इसी प्रकार से सिंगापुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है जिसका स्कोर है 84। इसी प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों में भूटान और चीन की ही स्थिति भारत से अच्छी है। तो भूटान की रैंक है 18वीं रैंक है और चीन की जो रैंक है ये है 76 और भारत की है 96। शेष जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनकी स्थिति सबसे खराब है, जिसमें बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश उसकी स्थिति दक्षिण एशिया में सबसे खराब है। तो जिसका स्थान है 149, इसकी रैंक है 149। अब हम लोग देखते हैं कि इस रैंक में सबसे खराब देशों की रैंक क्या है। तो जिसमें 180वीं रैंक है दक्षिणी सूडान की, जिसको स्कोर प्राप्त हुआ है 8। इसी प्रकार से सोमालिया की रैंक है 179, इसको स्कोर प्राप्त हुआ है 9। और वेनेजुएला की भी स्थिति बहुत खराब है, इसकी रैंक है 178, इसको स्कोर प्राप्त हुआ है 10। ये रिपोर्ट जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्था है वो जारी करती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड्स? विकल्प दिए गए हैं विनोद कुमार शुक्ल, दूसरा विकल्प दिया गया है सत्या नडेला, तीसरा विकल्प दिया गया है सुंदर पिचाई, चौथा विकल्प दिया गया है जयशंकर। तो राइट आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। इसमें पुरस्कार जो मिलता है उसकी राशि होती है 1 करोड़ तथा साथ साथ इसमें एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। यह केवल भारतीय भाषाओं में लिखने वाले जो लेखक होते हैं उनको ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द एबल प्राइज 2025? विकल्प दिए गए हैं मसाकी काशीवारा, प्रियम गर्ग, टेरेंस ताओ, रस्किन बांड। तो राइट आंसर है मसाकी काशीवारा। तो ये जो पुरस्कार है एबल पुरस्कार, ये गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो जिसे इस वर्ष जापान के गणितज्ञ को प्रदान किया गया है। इनका नाम है मसाकी काशीवारा। अब एबल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो जैसे इस वर्ष का पुरस्कार जो है जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया है और यह जो पुरस्कार है उन्हें बीजगणित विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए
काशीवारा जी को प्रदान किया गया है। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है। विकल्प दिए गए हैं स्वामी भद्रेश दास, अवमुक्तेश्वरानंद, रामभद्राचार्य, आनंद महिंद्रा। तो इसमें राइट आंसर है स्वामी भद्रेश दास जी को 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। अब हम लोग देखते हैं सरस्वती सम्मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो 34वां सरस्वती सम्मान 2025 है, इसे प्रदान किया गया है प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को। उनकी कृति जो है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हो गए 34वें सरस्वती सम्मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो भारत की पहली नाइट सफारी होगी कुकरेल। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी कुकरेल बीइंग बिल्ट। विकल्प दिए गए हैं कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ। तो पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित की जा रही है, जो कुकरेल पार्क में बनाई जाएगी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है मार्च 2025 में किसे देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। विकल्प दिए गए हैं रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसी प्रकार से तीसरा विकल्प दिया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। चौथा विकल्प दिया गया है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसमें राइट आंसर है सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रातापानी जो है ये 57वां था और गुरु घासीदास ये 56वां था। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है और शेष तीनों ये मध्य प्रदेश से संबंधित टाइगर रिजर्व हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। विकल्प दिए गए हैं अनुराग कुमार दिशानायके। दूसरा विकल्प दिया गया है महिंद्रा राजपक्षे। तीसरा विकल्प दिया गया है प्रभाकरण। चौथा विकल्प दिया गया है कामिंदु मेंडिस। तो इसमें राइट आंसर है अनुराग कुमार दिशानायके वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। रिसेंटली नेशनल टर्मरिक बोर्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड। विकल्प दिए गए हैं श्री पल्ले गंगा रेड्डी, सिद्धारमैया, PR श्रीजेश, विजय थलापति। इसमें राइट आंसर है ए, श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका जो उद्घाटन है किया गया था 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और वाणिज्यिक विभाग के प्रमुखों को भी इसमें नामित किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो भारत के 2 शीर्ष हल्दी उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना, साथ ही साथ तकाडोंग जो हल्दी उत्पादित की जाती है मेघालय द्वारा, तो मेघालय के प्रतिनिधि को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। इस हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है तेलंगाना राज्य की निजामाबाद शहर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है। विकल्प दिए गए हैं पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। दूसरा विकल्प दिया गया है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा विकल्प दिया गया है उधवा झील। चौथा विकल्प दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय पार्क।
राइट आंसर है पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। ये अवस्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत सरकार ने फरवरी 2025 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन वन्यजीव अभयारण्य में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक को पूरी तरह से चालू करके वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसका उद्देश्य है जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं या लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनके आनुवंशिक पदार्थों को संरक्षित करना, जैसे डीएनए को संरक्षित करना, उनकी कोशिकाओं को संरक्षित करना और टिश्यूज तथा ऊतकों को संरक्षित करना इस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में देश के पहले कांच के ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट ग्लास ब्रिज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? विकल्प दिए गए हैं मदुरई, दूसरा विकल्प दिया गया है विशाखापत्तनम, तीसरा विकल्प दिया गया है मुंबई, चौथा विकल्प दिया गया है कन्याकुमारी। तो राइट आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भारत का पहला कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कांच के ब्रिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका जो उद्घाटन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 30 दिसंबर 2024 को कन्याकुमारी में स्थित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। ये जो पुल है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 113 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को आपस में जोड़ता है। इसी प्रकार से इसको बनाने में जो लागत लगी है वो है 37 करोड़ और इस पुल की लंबाई है 77 मीटर तथा चौड़ाई है 10 मीटर। तो ये आधारित है बो स्टिंग डिज़ाइन के आधार पर इसको निर्मित किया गया है। तो इसमें क्या है कि कांच के ब्रिज के माध्यम से समुद्री दर्शन भी किए जा सकते हैं। तो इससे इस क्षेत्र की सौंदर्यता और स्थिरता में भी वृद्धि हुई है या स्थिरता प्रदान की है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न ये दिया गया है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? इन विच सिटीज वाज द सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट हेल्ड? विकल्प दिए गए हैं मनीला, दूसरा विकल्प दिया गया है संघाई, तीसरा विकल्प दिया गया है बैंकॉक, चौथा विकल्प दिया गया है ढाका। तो राइट आंसर है सी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में छठवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह जो सम्मेलन था बिम्स्टेक इसको आयोजित किया गया 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी या विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक इस सम्मेलन का विषय था। बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भारत। तो इसके 7 सदस्य देश हैं। तो इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने 21 सूत्री कार्य योजना का भी अनावरण किया। तो ये हो गए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग वीडियो सबसे पहले देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।